आप सभी को मेरा नमस्कार। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे एंड होप फॉर टुमारो। अर्थात भूतकाल से सीखो, वर्तमान में जियो तथा भविष्य से आशा करो। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मध्यवर्ती उच्च भूमि पढ़ा, उसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़ी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ी, पश्चिमी घाट पढ़ा और पूर्वी घाट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटो। दक्कन के पठार की बात करें, जब हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो तीन तरफ से घिरा हुआ भाग जल से, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीपीय कहलाया। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय था, प्रायद्वीपीय भारत कैसा था, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, बात करें ये जो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार था, ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये पूरा जो बनाया है डायग्राम, ये क्या है, हमारे दक्कन का पठार। दक्कन प्लेटो की बात की जाए तो जैसे कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, वैसे ही दक्कन के पठार का भी आकार कैसा है, त्रिभुजाकार आकार है। और अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था विंध्याचल और सतपुड़ा। तो जब हमने यहाँ पर पढ़ा था तो एक नदी थी नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ऊपर थी, फिर ताप्ती नीचे थी, और दोनों के बीच में सतपुड़ा थी। ठीक है, सतपुड़ा थी। सतपुड़ा के अलावा क्या थी, मैकाल पर्वत पढ़ा था राजमहल की पहाड़ी पे। मैंने कहा था ये सब पढ़ना हमारे आगे के विषय में काम आएगा। तो ये सब जो हमने पढ़ा था, तो देखिए जो इसका विस्तार है, तो इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या होगा, सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल की पहाड़ी। पश्चिम में क्या होगा, पश्चिमी घाट। हमने ये बताया था कि इधर क्या है, पश्चिमी घाट, और इधर क्या है, पूर्वी घाट। तो देखिए ये तीन तरफ से जो दक्कन का पठार है, इसकी सीमा का निर्धारण कैसे हो रहा है। यहाँ पर ये क्या है, नर्मदा ताप्ती, बीच में क्या है, सतपुड़ा, उत्तर में सतपुड़ा, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट। ये इनकी सीमा का निर्धारण करते हैं। और इस दक्कन के पठार का विस्तार कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। पूरा प्रायद्वीपीय पठार का कितना था, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और दक्कन के पठार का विस्तार कितना है, कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 500 से 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इस पठार में जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर तथा क्वार्ट्ज शैलें मिलती हैं। इस दक्कन के पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से हम इसे दो भागों में भी ब्रेक कर सकते हैं, उत्तरी दक्कन का पठार और दक्षिणी दक्कन का पठार। जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं, महाराष्ट्र पठार, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार और दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र का पठार। देखिए महाराष्ट्र का पठार, जो महाराष्ट्र का तट है, महाराष्ट्र के तट को कौन सा तट बोला जाता है, कोंकण तट। क्या बोला जाता है, कोंकण तट। तो कोंकण तट एवं सह्याद्री, सह्याद्री क्या है, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री एक अन्य नाम दिया गया। तो कोंकण तट एवं सह्याद्री को अगर छोड़ दिया जाए, अब ये कोंकण तट हो गया और सह्याद्री ये पश्चिमी घाट हो गया, इसको छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण महाराष्ट्र में विस्तृत है क्या, महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, किसे छोड़ दिया जाए, कोंकण तट एवं सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में इस पठार का विस्तार है। इसकी 5 सूक्ष्म इकाइयां हैं, जैसे कि अजंता की पहाड़ियाँ। अजंता की पहाड़ियाँ इसी महाराष्ट्र पठार के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी भी इसी के अंतर्गत आती है। अहमदनगर बालघाट पठार, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। भीमा बेसिन, भीमा बेसिन भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा महादेवा उच्च भूमि भी इसी के अंतर्गत आता है।
उसके अलावा हम बात करें महानदी बेसिन। महानदी बेसिन की बात करें तो कल जब हमने पूर्वी घाट पढ़ा था तो हमने बात की थी कि महानदी की घाटी से पूर्वी घाट प्रारंभ होता है, ठीक है, कहाँ तक आता है, नीलगिरी तक आता है। तो महानदी बेसिन की बात की जाए तो महानदी बेसिन ये क्या है, इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। पश्चिम सिरे में मैकाल श्रेणी, इसके पश्चिम सिरे में, अब क्या है, इसके पश्चिम, महानदी बेसिन क्या है, इधर है, तो इसके पश्चिम सिरे में क्या है, मैकाल श्रेणी, तथा दक्षिण सिरे पर क्या है, राजहरा पहाड़ी स्थित है। इसकी रचना धारवाड़ शैलों से हुई है। इसकी रचना किससे हुई है, धारवाड़ शैलों से हुई है। उसके अलावा ओडिशा उच्च भूमि की बात करें तो गरजात पहाड़ियों और उत्कल तट के किनारे स्थित है। अब जो उड़ीसा का तट है उसे क्या बोला जाता है, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो गरजात पहाड़ियों तथा उत्कल तट के किनारे स्थित है क्या, ओडिशा उच्च भूमि। उसके अलावा हम बात करते हैं दंड कारण। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है और आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि इतना डीप आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो दंड कारण की बात करें तो दंड कारण का विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ कहाँ पे हुआ है ये भी आपको याद करना होगा, एग्जाम में पूछा सकता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में दंड कारण का विस्तार है। उसके अलावा बात करें इसमें तेल नदी, उदांती नदी, सबरी नदी, सिलेरू नदियाँ बहती हैं। इस प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में किसके, दंड कारण के दक्षिण पश्चिम भाग में अलकानगिरी का पठार स्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सा पठार स्थित है, अलकानगिरी का पठार स्थित है। दंड कारण की भी दो इकाइयां हैं, एक है दंड कारण उच्च भूमि और दूसरा है दंड कारण घाट। दंड कारण उच्च भूमि के अंतर्गत बस्तर का पठार आता है। किसका, बस्तर, कौन सा पठार आता है, बस्तर का पठार आता है। बस्तर के पठार को लेकर हम चर्चा अगले करेंगे जब हम इससे रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, दंड कारण उच्च भूमि के अंतर्गत क्या आता है, बस्तर का पठार आता है। और दंड कारण घाट के अंतर्गत कालाहांडी का पठार आता है। ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अगला हम पढ़ते हैं तेलंगाना पठार। भाई तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही था। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। तो इसे तेलंगाना का पठार और तेलंगाना आंध्र का भी पठार कहा जाता है। इस पठार की बात करें, तेलंगाना पठार की, तो इसकी 2 सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, एक है तेलंगाना और दूसरा है रायलसीमा उच्च भूमि। तो रायलसीमा पठार जो है एक समतल भूमि के रूप में है। एक तरीके से हम कहें, अगर भूगर्भीय दृष्टि से देखें, तो तेलंगाना का जो पठार है वो क्या है, समतलीकृत भाग हो गया है। एक तरीके से इस प्रायद्वीपीय पठार का जो समतलीकृत भाग है वो कौन सा है, तेलंगाना पठार है। इट मीन्स कि यहाँ जो है एक समतल के रूप में हो गया है। तो ये पठार अब कैसा है, समतल के रूप में। उसके अलावा हम चर्चा करते हैं कर्नाटक पठार की। तो कर्नाटक का पठार जो है ये कर्नाटक और केरल के कुछ भागों में स्थित है। कर्नाटक का पठार जो है ये कर्नाटक एवं केरल के कुछ भागों में स्थित है। इससे पहले के टॉपिक में जब हमने डिस्कस किया था तो दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर था वो कौन सा था, कुद्रेमुख था, 1892 मीटर। तो जो कर्नाटक के पठार पे ही कुद्रेमुख 1892 मीटर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और सबसे दक्षिण में आए तो कौन सा है, तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु के पठार की बात करें तो दक्षिण सह्याद्री तथा तमिलनाडु तटीय मैदानों पर विस्तृत है। तमिलनाडु के जो तटीय मैदान हैं उन पर स्थित है। यहाँ जवादी, शेवराय, पंचमलाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। हमने पूर्वी घाट में ये सब पहाड़ियों को डिस्कस किया था, जिसके अंदर जवाली, सेवराय, पंचमलाई पहाड़ियों की बात की थी। तो क्या है, वो सब तमिलनाडु के पठार पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है।
प्रायद्वीपीय पठार जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंतर्गत ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसमें आप देखेंगे दक्कन के पठार में सब कुछ सम्मिलित होता है और इसी के अंतर्गत फिर महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दंडकारण्य का पठार, ओडिशा उच्च भूमि और तेलंगाना पठार, तमिलनाडु का पठार, ये सब हमने पढ़ा है। तो इसमें से आपको ये भी पूछा सकता है जैसे दंडकारण्य किससे संबंधित है या दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस पठार का हिस्सा है, तो दक्कन के पठार का हिस्सा है। उसके अलावा इनका विस्तार भी पूछा जाता है कि दंडकारण्य का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो इससे संबंधित आपसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप डायग्राम को अच्छे से बनाएं और अच्छे से नोट्स बनाएं। धीमे धीमे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। अगर आप ईमानदारी से इसे पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी ईजी लगने लगेगी। माना जाता है कि जो लाइव क्लासेस होती हैं, मतलब जो हम सामने बैठ के पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा आसान होती हैं। मैं भी मानता हूँ, मैं उनको प्रेफर करता हूँ कि जब सामने आप बैठे होते हैं तो आपके जो अंदर जो डाउट्स होते हैं वो तुरंत क्लियर होते हैं। पर ऑनलाइन में ऐसी समस्या होती है कि डाउट्स हमारे तुरंत क्लियर्स नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उस डाउट पे स्पेशल, जब मेरा जो विज़न है कि जो मान लीजिए आपके मन में डाउट हैं, मैं एक हफ्ते के जितने डाउट्स आएंगे मैं एक हफ्ते की समाप्ति पे उन सारे डाउट से रिलेटेड एक क्लास रखूँगा। तो आप लोग को जो भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।